तो हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसका जो है सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। और सेकंड पार्ट में कौन से मेन पॉइंट्स है जो दिखाते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी वो कितनी ख़राब थी, कितनी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या थी भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें सबसे पहले बात आती है विदेशी व्यापार की विशेषताएं। और इससे पहले के जो हमने पार्ट पढ़े हैं उनके अंदर हमने देखा कि सेकेंडरी सेक्टर या जो प्राइमरी सेक्टर कृषि क्षेत्र जिसको बोलते हैं उसके अंदर भारत कितना पिछड़ा हुआ था स्वतंत्रता के समय। जब अंग्रेज़ जो है देश को छोड़कर चले गए थे तो उस समय जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो कृषि क्षेत्र था या औद्योगिक क्षेत्र था वो कितना पिछड़ा हुआ था। उसके लिए क्या है कि लिंक इसके आई बटन के ऊपर हम दे देंगे और वहाँ से आप क्या है कि उस वीडियो को देख सकते हो, इसके पहले पार्ट को देख सकते हो। और इसमें क्या है कि हम देखेंगे अगला जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा कि इसमें जो विदेशी व्यापार की जो विशेषताएं हैं वो किस तरीके से काम कर रही थी उस समय, तो विदेशी व्यापार किस तरीके से हो रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो प्राथमिक उत्पाद और कच्चे माल का जो निर्यात था वो क्या होता था कि जो यहाँ से जो कच्चा माल होता था कृषि क्षेत्र से जो भी वस्तु उत्पादन होता था वो सारा का सारा क्या है कि ब्रिटेन के अंदर निर्यात कर लिया जाता था। तो इस कारण से क्या था, जो यहाँ पे उद्योग थे, उद्योग वैसे बहुत ही कम थे, उद्योग भी पिछड़ा हुआ था। तो जो कच्चा माल होता था, प्राथमिक उत्पाद होते थे, वो यहाँ से इंग्लैंड के अंदर क्या है कि निर्यात कर लिए जाते थे। जिनमें जो स्पेशल रहता था वो था कच्चा सिल्क, कॉटन, ऊन या फिर जूट। तो इनका जो उत्पादन होता है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत उनको क्या है कि पूरा का पूरा निर्यात कर दिया जाता था इंग्लैंड के अंदर। यहाँ पे उनको नहीं रखा जाता था। उसके बाद क्या था कि निर्यात इन्हीं वस्तुओं से जो निर्यात की गई है इनसे जो वस्तुओं का निर्माण होता था, नई वस्तुओं का निर्माण होता था, तो निर्मित वस्तुएं उनको बोला जाएगा। तो उनका क्या है कि आयात किया जाता था। कॉटन और सिल्क के जो निर्मित कपड़े होते थे, कपड़े बनाए जाते थे, उनका इंग्लैंड से आयात किया जाता था। और साथ में पूंजीगत वस्तुएं जो थोड़ी बहुत उस समय पे जरूरत पड़ती थी तो उनका भी क्या है कि वहाँ से आयात किया जाता था। उसके बाद जो ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था, भेदभावपूर्ण जो टैरिफ थी वो टैरिफ नीतियाँ थी, भेदभावपूर्ण था उनके उनके अंदर जो नीतियाँ थी। तो उसमें क्या होता था कि जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर क्या है कि अगर कोई वस्तु आयात निर्यात करनी होती थी तो उसके अंदर जो टैक्स की जो दर होती थी उनको कम रखा जाता था। और जो भारत के अंदर कुछ आयात या निर्यात करना होता था तो उसके अंदर क्या है कि जो टैक्स की दरें होती थी, कर की जो दरें होती थी उनको अधिक रखा जाता था। तो भेदभावपूर्ण टैरिफ नीतियाँ अपनाई जाती थी। उसके बाद विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का क्या होता था, एकाधिकार होता था उस समय। और 50% क्या है कि वो 50% या उससे भी ज़्यादा क्या है कि ब्रिटेन का इसके ऊपर एकाधिकार होता था, विदेशी व्यापार के ऊपर, आयात और निर्यात के ऊपर। उसके बाद क्या है कि सवेज नहर का भी जो निर्माण हुआ था 1869 के अंदर हुआ था। और उस पर भी पूर्ण रूप से क्या है कि ब्रिटेन का नियंत्रण रहता था व्यापार के लिए। अगर उसको यूज किया जाता था सवेज नहर को आयात या निर्यात के लिए तो उसके ऊपर भी ब्रिटेन का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता था। तो विदेशी व्यापार की विशेषताएं भी अगर उस समय देखी जाए तो वो भी क्या है कि पूरी की पूरी जो उस पर नियंत्रण रहता था, वो पूरा का पूरा जो है ब्रिटेन का जो है नियंत्रण उसके ऊपर रहता था। तो इस कारण से विदेशी व्यापार भी किसके फेवर में काम करता था, ब्रिटेन के फेवर में काम करता था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, या नेक्स्ट से पहले ये जो कुछ पॉइंट है, अन्य भागीदार देश। तो उनमें अन्य भागीदार देश कौन से होते थे, चीन होता था, सिलोन होता था, और सिलोन जिसको श्रीलंका कहा जाता है, और पर्शिया, ईरान। तो ये जो देश थे ये अन्य भागीदार देश होते थे जिनके साथ भारत का आयात या निर्यात होता था। लेकिन 50% का जो कब्जा था वो ब्रिटेन का होता था। उसके बाद विदेशी व्यापार संतुलन निर्यात आधिक्य की स्थिति में रहता था। तो निर्यात ज़्यादा किया जाता था और आयात कम किया जाता था। तो निर्यात आधिक्य की स्थिति यहाँ पे बन जाती थी विदेशी व्यापार संतुलन के अंदर। भारतीय संपत्ति का क्या होता था, दुरुपयोग होता था, धन का निष्कासन बहुत अधिक किया जाता था। तो भारतीय जो संपत्ति थी उसका दुरुपयोग उस समय में किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, और धन का निष्कासन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो जनसंख्या की स्थिति कैसी थी,
जनांकीय स्थिति कैसी थी, डेमोग्राफिक कंडीशंस उस समय कैसी थी। तो प्रथम जनगणना सभी को याद रखनी है। प्रथम जनगणना जो थी वो 1881 के अंदर की गई थी। और जनगणना क्या है कि हर 10 वर्ष बाद की जाती है। तो 1921 का जो वर्ष था उसको जनसंख्या विभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो पहली जो जनगणना की गई थी 1881 के अंदर की गई थी, उसके 40 वर्षों के बाद क्या है कि 1921 के अंदर जनसंख्या विभाजन का वर्ष आया था। और जनसंख्या विभाजन का वर्ष इसमें क्यों कहते हैं इसको 1921 को, क्योंकि इस समय पे क्या है कि मृत्यु दर ज़्यादा थी बजाय किसके, जन्म दर के। तो ज़्यादा संख्या में क्या है कि मृत्यु दर का बढ़ना और जन्म दर का कम होना, तो एक तरीके से बिल्कुल गैप बन गया था। और क्या है कि मृत्यु क्या है कि ज़्यादा हो रही थी और जन्म उस समय बहुत कम हो रहे थे 1921 के अंदर जनगणना की अगर बात की जाए तो। इसको जनसंख्या विभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो जनांकीय संक्रमण का सोपान 1921 के बाद द्वितीय सोपान क्या है कि स्टार्ट हुआ है। 1921 के अंदर एकदम से क्या हो गया था, कोई बीमारियां आ गई थी और उन बीमारियों के कारण क्या है कि प्लेग जैसी बीमारियां कुछ ऐसी, स्पेनिश फ्लू वगैरह, तो इन बीमारियों के कारण क्या है कि काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे और जो जनसंख्या की वृद्धि थी, जन्म दर थी, वो काफ़ी कम थी। तो लोगों का जन्म जो है वो कम हो रहा था और मृत्यु दर उस समय ज़्यादा थी। उसके बाद हम क्या है कि बात करें तो इसमें उच्च जन्म दर, तो 1921 की बात की जाए तो जन्म दर क्या है कि 48 प्रति हज़ार थी। मतलब प्रति हज़ार पुरुष व्यक्तियों के पीछे जो है 48 बच्चों का क्या है कि जन्म हो रहा था। स्वतंत्रता के समय ये सिर्फ कितनी थी, 40 प्रति हज़ार थी। मतलब 1921 से लेकर 1947 की बात की जाए तो उसमें कमी ही आई थी। पहले 1921 तक क्या है कि वो 48 प्रति हज़ार थी और 1921 में जैसे ही कुछ बीमारियाँ आई, स्पेनिश फ्लू वगैरह या फिर प्लेग वगैरह, तो इन बीमारियों के कारण क्या है कि मृत्यु दर ज़्यादा हो गई थी और जन्म दर में भी कमी आ गई थी। तो इसमें क्या है कि 40 प्रति हज़ार, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये 20.4 प्रति हज़ार हो गई है। उसके बाद मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो मृत्यु दर में 40 प्रति हज़ार क्या है कि 1921 के अंदर मृत्यु दर थी। मतलब प्रति हज़ार व्यक्तियों के पीछे कितने आदमियों की, कितने जो है व्यक्तियों की मृत्यु हो रही थी, तो वो थी 40 प्रति हज़ार 1921 के अंदर, जिसको महान विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है, जनसंख्या विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। और वर्तमान में देखें तो 6.4 2016 के अंदर क्या है कि 6.4% क्या थी, हमारी मृत्यु दर थी। तो ये हमारा जन्म दर और मृत्यु दर का जो है आंकड़े दिखाते हैं जनांकीय स्थिति के अंदर। अगर हम बात करें उच्च जो है शिशु मृत्यु दर की, तो शिशु मृत्यु दर क्या थी उस समय, बहुत अधिक थी। 218 प्रति हज़ार जो थी वो शिशु मृत्यु दर थी। इसमें शिशु मृत्यु दर क्या होती है कि प्रति हज़ार व्यक्तियों के पीछे एक वर्ष के अंदर जो है स्वस्थ शिशुओं की दर को देखा जाता है। तो उसमें क्या है कि उनकी एक वर्ष से कम अगर किसी की मृत्यु नहीं होती है या फिर एक वर्ष से कम अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको शिशु मृत्यु दर के अंदर क्या है कि काउंट किया जाता है। तो 218 प्रति हज़ार उस समय क्या थी, ये दर थी। और वर्तमान में देखें तो शिशु मृत्यु दर 29.9 प्रति हज़ार है 2018 के आंकड़ों के अनुसार। अगर बात करें हम साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर के अंदर क्या है कि उस समय 47-48 में जब देश आज़ाद हुआ तो 16% क्या थे, लोग साक्षर थे। और अशिक्षित कितने थे, 84%, 84% क्या थे, लोग असाक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उसके बाद जो जीवन प्रत्याशा की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो निम्न जीवन प्रत्याशा दर थी, उसमें 44 वर्ष जो है वो माना गया 1921 के अंदर। जो भारत के अंदर क्या है कि लगभग जो औसत रहता था किसी भी व्यक्ति के जीवन काल का, वो 44 वर्ष जो है माना गया है औसत रूप से। उसके बाद 47 में अगर देखें तो वो और घट गया था, 32 वर्ष हो गया था 47 के अंदर। और वर्तमान में देखें या फिर 2018 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो वो 69 वर्ष के करीब हो गया है। तो काफ़ी डिफरेंस इसके अंदर आया है। पहले क्या था, निम्न जीवन प्रत्याशा दर थी 44 वर्ष थी 1921 का जो महान विभाजन वर्ष था, जनसंख्या विभाजन वर्ष था। उसके बाद 47 में ये कम हो गई, 32 वर्ष हो गई थी। और वर्तमान में देखें तो 69 वर्ष ये क्या है कि हमारी जीवन प्रत्याशा दर है। उसके बाद क्या है कि जो जीवन स्तर है वो भी क्या था, निम्न था।
आय का क्या है कि 80 से 90% तक आधारभूत आवश्यकताओं पर खर्च किया जाता था। आय का 80 से 90% तक क्या है कि आधारभूत जो आवश्यकता होती थी उन पर, बेसिक जो नीड्स होती थी उनके ऊपर क्या है कि लोग क्या करते थे, खर्च करते थे। तो जीवन स्तर भी क्या था, काफ़ी निम्न था। बचत के रूप में कुछ नहीं होता था। 80 से 90% जो आय होती थी वो पूरी की पूरी बेसिक जो नीड्स होती थी उन पर खर्च हो जाता था। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाओं का भी बहुत अभाव रहता था। महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो महिला साक्षरता दर उस समय 47-48 के अंदर क्या है कि 7.3% थी, और 2011 के अंदर देखें तो 65.4%, 2011 की जनगणना के अनुसार 65.4% क्या है कि महिला साक्षरता दर थी। मतलब महिलाओं का जो साक्षर होना था वो 7.3 से लेके, और अगर हम 75 ईयर्स की अगर हम बात करें हम, या फिर अगर हम 2011 के आंकड़े लें तो 65.4% क्या है कि महिला साक्षरता दर थी। तो काफ़ी इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जनांकीय आंकड़ों के अंदर भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। उस समय कितना जो आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से जनसंख्या के अंदर भी हम क्या है कि पिछड़े हुए थे। या फिर कुछ और जो आंकड़े हैं, साक्षरता दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और जीवन स्तर के अंदर भी क्या है कि हम पिछड़े हुए थे काफ़ी, और हमारी जो कंट्री थी वो अंडर डेवलप की तरीके से काम कर रही थी। उसके बाद क्या है कि जो अर्थव्यवस्था, जो आधारभूत संरचना है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, पिछड़ी हुई क्या थी, आधारभूत संरचना थी। अच्छी आधारभूत संरचनाओं का क्या था, अभाव था। सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार आदि का क्या रहता था, उस समय अभाव रहता था। स्वयं के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आधारभूत संरचना का विकास, सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, जल यातायात, डाक और टेलीग्राफ, इनकी क्या थी, काफ़ी कमी थी उस समय, बहुत अधिक मात्रा में ये नहीं थे। रेलवे के प्रारंभ की अगर हम बात करें तो रेलवे का प्रारंभ भी भारत के अंदर अंग्रेजों ने ही शुरू किया था 1850 के अंदर, और प्रथम यात्री ट्रेन जो है 1853 में चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। और प्रथम जो रेलवे ब्रिज था वो भी मुंबई से ठाणे के बीच 1854 के अंदर बनाया गया था। लेकिन रेलवे का भी जो उपयोग होता था, यूज किया जाता था, वो सिर्फ अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए करते थे। अपने आयात या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए रेलवे का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद टाटा एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो 1932 के अंदर प्राइवेट कंपनी टाटा को क्या है कि एयरलाइन अपना एयरलाइंस स्थापित करने के लिए क्या है कि अंग्रेज़ों ने परमिशन दे दी थी। और टाटा एंड सन्स वर्तमान में क्या है कि इसके संस्थापक थे, और वर्तमान में क्या है कि इसका नाम क्या है कि एयर इंडिया रखा गया है। तो जो आधारभूत संरचना थी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, उनके अंदर भी क्या है कि देश काफ़ी पिछड़ा हुआ था। अच्छी आधारभूत संरचनाओं का देश के अंदर क्या था, अभाव बना हुआ था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो व्यावसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था उस समय, तो इसमें हम देख ही सकते हैं तीनों क्षेत्रों के अंदर कंपैरिजन करके, तो 70 से 75% जनसंख्या कृषि कार्यों के अंदर लगी हुई थी। विनिर्माण क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ 10% जनसंख्या लगी हुई थी। तो जो कृषि क्षेत्र था उसके अंदर 70 से 75% जनसंख्या लगी हुई थी, जो दिखा रही थी कि देश के अंदर क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक स्वरूप क्या है दिखा रही थी, तैयार कर रही थी। सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 15 से 20% क्या है कि जनसंख्या लगी हुई थी। और इसमें क्या है कि जो हमारा जीडीपी में योगदान था वो कृषि क्षेत्र का उस समय ज़्यादा रहता था, क्योंकि 70 से 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई थी। और औद्योगिक या फिर अगर कहें सेवा क्षेत्र के अंदर जो योगदान था जीडीपी के अंदर, तो वो बहुत कम रहता था। उसके बाद बात करें हम निर्धनता की, तो प्रति व्यक्ति आय उस समय बहुत ही कम थी। लगभग क्या है कि 7114 रुपये क्या है प्रति व्यक्ति आय 1947-48 के अंदर मापी गई है। और जीडीपी का भी क्या है कि राष्ट्रीय आय का स्तर भी काफ़ी निम्न रहता था। रहन सहन का स्तर बिल्कुल ही निम्न था, तो जीवन स्तर बिल्कुल ही निम्न था, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय लोगों की बहुत ही कम होती थी। उसके बाद अगर हम बात करें, शहरीकरण का अभाव रहता था। काफ़ी सारी जनसंख्या क्या है कि गांव के अंदर निवास करती थी। लगभग 85% पॉपुलेशन क्या है गांव के अंदर निवास करती थी। 1947-48 में 14 से 15% जनसंख्या ही सिर्फ शहरों में निवास करती थी, और 85% के करीब जनसंख्या
क्या है कि गांव के अंदर ही रहती थी, तो शहरीकरण का काफ़ी अभाव था, जिस कारण से विकास में काफ़ी बाधा आ रही थी। उसके बाद अगर हम देखें तो ब्रिटिश शासन के समय कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिले हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी हमें देखने को मिले हैं, जिनमें कहा जाए तो यातायात सुविधाएं, मुख्य रूप से रेलवे। तो रेलवे का निर्माण अंग्रेज़ों के समय में ही हुआ है 1850 के अंदर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 1850 के अंदर अंग्रेज़ों ने भारत में क्या है कि रेलवे का निर्माण किया था, और 1853 के अंदर मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो जो रेलवे का जो है कि अगर हम देन माना जाए तो देन किसकी है, अंग्रेज़ों की ये देन रही है। उसके बाद अगर कुछ पॉजिटिव और देखा जाए तो बंदरगाहों का विकास भी अंग्रेज़ों ने किया भारत के अंदर। डाक और टेलीग्राफ की सुविधाएं, प्रथम टेलीग्राफ लाइन जो है 1852 के अंदर लगाई गई थी। तो प्रथम शाखा जो है प्रथम टेलीग्राफ लाइन की जो है 1852 के अंदर अंग्रेज़ों द्वारा ही लगाई गई थी। ये भी एक क्या है कि पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला था। मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था का आधार अंग्रेज बना के गए थे। जो आज के समय में जैसे यूपीएससी वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं, तो उनके लिए जो व्यवस्था की गई थी प्रशासनिक व्यवस्था, जो उनके लिए स्थिति बनाई गई थी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, वो काफ़ी मजबूत बनाई गई थी, और उनका जो निर्माण किया गया था वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही किया गया था। कानून और न्याय व्यवस्था भी अंग्रेज़ों द्वारा बहुत ही दुरुस्त रूप से उस समय कार्य कर रही थी। देश का राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण अंग्रेज़ों के द्वारा ही किया गया था। बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का विकास भी अंग्रेज़ों के ऊपर ही काफ़ी क्या है कि डिपेंड करता है। उस समय ही बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत अच्छे से हो गई थी। तो ये कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी क्या है कि उस समय स्वतंत्रता के समय देखने को मिले थे हमें। तो इनमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के साथ साथ हालांकि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। तो हमारी कंट्रीज़, हमारे जो देश है उस समय काफ़ी पिछड़ा हुआ था, गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी अर्थव्यवस्था। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जितने भी क्षेत्र थे अर्थव्यवस्था के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर सही तरीके से विकास नहीं हो पा रहा था, और जो थोड़ा बहुत विकास हो रहा था उसका भी क्रेडिट क्या था, अंग्रेज या फिर जो ब्रिटेन है उसको क्या है कि अंग्रेज दे रहे थे। तो पूरा का पूरा जो अगर देखा जाए तो मोटिव अंग्रेज़ों का क्या, ब्रिटेन का क्या रहता था कि वो ज़्यादा जो विकास करे वो अपने ब्रिटेन का करे, ना कि भारत का। तो ज़्यादा ध्यान उनका ब्रिटेन के ऊपर रहता था, भारत के ऊपर कम ही ध्यान रहता था। इस कारण से जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी पिछड़ी हुई थी। तो ये था हमारा इंडियन इकोनॉमी क्लास 11th का फर्स्ट पार्ट। सीबीएसई के अंदर क्या है कि ये क्लास 12th के अंदर पढ़ाया जाता है इंडियन इकोनॉमी, और इसका पहले चैप्टर का जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इसका सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट का जो है लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, या यूट्यूब चैनल से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद भी 1-2 पार्ट और हम इसका बनाएंगे, समझाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले जो पार्ट्स हैं या फिर जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड नोट्स हैं वो आपको हमारे चैनल के ऊपर प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।